हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके सारे कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। रॉकेट रिवीजन चल ही रहा है आपका। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर का आपको रॉकेट रिवीजन करवाया था दो वीडियो में, पार्ट वन पार्ट टू में। इसको देखते हैं कितनी वीडियो में कराते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पर्पस समझ लो इस वीडियो का। रॉकेट रिवीजन मतलब सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले या कोई टेस्ट से पहले आप फटाफट ये वीडियो देखकर आपको मदद मिल सके। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए तो सब मैं करा ही चुका हूँ, आपको पता ही है। प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हो सब कुछ, है ना। क्वेश्चन, एक्सरसाइज, वट एवर। तो इसको अब हम करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझो, उसी में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का पेयर है। तो दो लीनियर इक्वेशन होगी, और वो लीनियर इक्वेशन का में क्या होगा, टू वेरिएबल्स होंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होगी और उनके अंदर दो दो वेरिएबल्स होंगे। तो इसके जनरल फॉर्म मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। ये चैप्टर का जो ये जो नाम है, वही चैप्टर में हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। ये पहली लीनियर इक्वेशन। दूसरी लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि पेयर है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये है जनरल फॉर्म, ये आपको याद होनी चाहिए। क्या है ये? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है ये। जनरल फॉर्म मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। अब देखो, पेयर तो आपको पता चल गया कि भाई पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन तो पेयर है। टू वेरिएबल भी दिख रहे होंगे, ये पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई। ये C1 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई। तो हर इक्वेशन में दो वेरिएबल है, वो ये बता रहा है टू वेरिएबल्स। और पेयर है ऐसी इक्वेशन का, तो ये जनरल फॉर्म है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, जिसमें a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है और c1 कांस्टेंट है। a2 x का कोफिशिएंट है, b2, a2 मतलब सेकंड वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, b2 सेकंड वाली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है और c2 सेकंड वाली इक्वेशन में कांस्टेंट है। तो ये जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आपको चैप्टर का नाम समझ आ गया भाई, ये चलेगा। एग्जांपल देख लो इसका। एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने लिखूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में लिख दूं x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिखूं और मैं आपसे पूछूं a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, तो आप बता दोगे? बताओ मुझे भाई। मैंने आपको क्या बोला, ये जनरल इक्वेशन है। ये जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके आप ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 बता दो ना। ये जनरल इक्वेशन, इससे कंपेयर करके बताओ, ये आना चाहिए आपको। तो कैसे कंपेयर करोगे? इसको कंपेयर कर लो पहले तो। देखो, इस फॉर्म में लिख लो, राइट हैंड साइड में जीरो है। जो जनरल फॉर्म है उसमें राइट हैंड साइड में जीरो है, तो इस पहली क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, तो मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ इसको। 2x प्लस 3y, और इस 5 को इधर भेजूंगा तो -5। अब राइट हैंड साइड में जीरो हो गया। अब ये हमारी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आ गया ना, a1x b1y प्लस c1। और नीचे वाली तो है ही सही, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी आपकी इक्वेशन है और ये जनरल फॉर्म है, और मैंने आपसे पूछा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बता दो। तो देखो, a1 क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो क्या है, 2 है। a1 की वैल्यू आ गई 2। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, तो ऊपर वाले फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 3। b1 की वैल्यू मिल गई मुझे 3। c1 क्या है, कांस्टेंट, पर यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, जनरल फॉर्म में माइनस है तो माइनस के साइन लिखेंगे। तो c1 हो गया -5। a1 b1 c1 मैंने निकाल दिया। ऐसे अब नीचे वाली क्वेश्चन से a2 b2 c2 निकल जाएगा आपको इससे कंपेयर करके। चलो भाई, a2 क्या है, x का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं लिखा होता तो 1 है, यानी a2 की वैल्यू 1 हो गई। b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है तो साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन में तो प्लस है। तो b2 हो गया -2। और c2 क्या है, नीचे वाली क्वेश्चन में कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट माइनस के साइन के साथ है, हमारे यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन लिखेंगे। तो c2 की वैल्यू होगी -3। तो मैंने यहाँ देखो फाइंड कर दिया, a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2, मतलब सारी चीजें मैंने फाइंड कर ली। कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन को देख के आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 आना चाहिए, क्योंकि आगे जो कांस्टेंट जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आपके, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले, उसमें आपको ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझाया कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, ये जनरल फॉर्म। और उसके हम कैसे ये कोफिशिएंट्स वगैरह कैसे हम निकालते हैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दोबारा जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, a1x
b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। तो ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये पहली लीनियर इक्वेशन है, दूसरी लीनियर इक्वेशन, दो है इसलिए पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आप एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे जब हम लीनियर इक्वेशन को बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन। भाई लीनियर इक्वेशन का जब हम ऐसे जब ग्राफ में इस एक कोई भी लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। पर यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसे भी करके। तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ में, अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैं ग्राफ बनाऊं, इन दोनों इक्वेशन का, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, चैप्टर का जो नाम है वही होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक साथ ही आती है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैंने बोला लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे कैसे कैसे बन सकती है, उनकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो तीन ही कंडीशन हो सकती है। क्या तीन कंडीशन हो सकती है? देखो मैं बताता हूँ, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। भाई दो स्ट्रेट लाइन बनेगी इतना मुझे पता है, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब वो कैसे कैसे बन सकती है, तो या तो ऐसे कट जाएगी, ये कट गई, तो इस पहली कंडीशन होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग, पहली कंडीशन। बस तीन ही तरीके से बन सकती है दोनों लाइन ग्राफ में, या तो इंटरसेक्ट हो जाएगी आपस में, या फिर सेकंड क्या होगा, या फिर पैरेलल हो सकती है। ये पहली लाइन है मान लो, ये दूसरी लाइन है, तो पैरेलल हो सकती है। तो भाई क्या दूसरी कंडीशन है, पैरेलल हो सकती है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बस ये तीन में से तीन ही कंडीशन हो सकती है इन दोनों लाइन की जब ग्राफ में बनाएंगे, या तो आपस में कट जाए जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या पैरेलल रहे जिसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और तीसरा क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जैसे एक कोई पहली लाइन है, पहली लाइन है, दूसरी लाइन बिल्कुल उसके ऊपर ही एज इट इज, जैसे ऑरेंज कलर से मैंने पहली लाइन बनाई, मान लो ग्रीन कलर से दूसरी लाइन बना रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज उसके ऊपर ही, कोइंसिडेंट, को इंसिडेंट, इस शब्द को समझो, इंग्लिश का शब्द है को इंसिडेंट, मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक है, तो ऐसे कोइंसिडेंट यानी दोनों लाइन एक के ऊपर एक। तो ये तीन ही कंडीशन में ये लाइन, ये मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो इसी तरह ये ग्राफ बनेंगे कि भाई या तो दोनों लाइन आपस में कट जाएगी जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या पैरेलल होंगी पैरेलल लाइंस, या फिर एक के ऊपर एक होगी जिसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी, तो ये तीन कंडीशन है जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब मैं ग्राफ में बनाता हूँ तो तीन ही कंडीशन हो सकती है, ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएगी जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल हो जाएंगी पैरेलल लाइन, या फिर एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है ना। तो ग्राफ में जब हम देखेंगे तो ऐसे देख के बता सकते हैं, भाई ग्राफ बनेगा तो हम देख के बता सकते हैं कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि ग्राफ में तो दिख ही रहा है भाई, इंटरसेक्ट हो रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है तो पैरेलल है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है तो कोइंसिडेंट लाइन। तो हम सिर्फ इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं, हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इक्वेशन देख के भी हम बता सकते हैं कि भाई ये जब इसको हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी, या कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ग्राफ में जब हम बनाएंगे, ग्राफ देख के तो दिख ही रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है भाई इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, तो ग्राफ से तो पता चल ही जाएगा, सिर्फ इक्वेशन देख के ही पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ इक्वेशन का, जैसे ये लिखा वापस से, फिर वापस इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन मान लो ये दे रखी है मुझे, तो इस इक्वेशन देख के भी मैं ग्राफ बिना बनाए भी बता सकता हूँ कि कोई भी लाइन का जो पेयर दे रखा होगा लीनियर इक्वेशन का, वो बता सकता हूँ कि जब वो ग्राफ बनेगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोइंसिडेंट होगी, पैरेलल होगी। तो कैसे बताता हूँ, उसकी कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है, देखो कंडीशन सीख लो तो पता होनी चाहिए आपको, उस पर क्वेश्चन आते हैं कि a1 अपॉन a2 अगर b1 b2 के बराबर नहीं आता, मतलब a1 a2 का रेशियो लिया मैंने, a1 अपॉन a2 का रेशियो लिया और b1 अपॉन b2 का रेशियो लिया, और ये दोनों बराबर नहीं आए, तो हम पहले बोल देंगे कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, देख के इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा कि a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर हो b1 अपॉन b2 के रेशियो के, पर c1 अपॉन c2 बराबर ना हो, तो हम देख के बता देंगे भाई ये पैरेलल लाइंस होगी। मतलब मैं ऐसे इक्वेशन को देख के कंपेयर कर लूंगा, ये
कि ए वन अपन ए टू का रेशियो देखूंगा और बी वन अपन बी टू का रेशियो देखूंगा, अगर नहीं इक्वल आया तो हम बोल दूंगा यार इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ए वन अपन ए टू का रेशियो देखा वो बराबर आ गया बी वन अपन बी टू के रेशियो के, पर वो सी वन अपन सी टू के रेशियो के बराबर नहीं आया, तो मैं इक्वेशन देख के बोल दूंगा कि पैरेलल लाइंस बनेगी जब मैं ग्राफ पे बनाऊंगा। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है कि मैं ए वन अपन ए टू का रेशियो देखूं बराबर आए बी वन अपन बी टू के रेशियो के, बराबर है सी वन अपन सी, मतलब तीनों रेशियो ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू और सी वन अपन सी टू के रेशियो बराबर आ जाए, तो मैं देख के कह दूंगा यार ये जो लाइन होगी ना ये ग्राफ में कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो, पर आपको ये पता होना चाहिए ए वन ए टू बी वन बी टू क्या होता है। ये मैं आपको पहले फर्स्ट कंडीशन में समझा चुका हूँ कैसे आप ए वन ए टू बी वन बी टू निकाल सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन है, आप सिर्फ इक्वेशन देख के भी बता सकते हो कि जो लाइंस बनेगी ग्राफ पे वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी इन रूल से। ऐसे आप चेक करोगे इनके रेशियोज को ए वन ए टू को बी वन बी टू को रीचेक करके आप बता दोगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब एक और चीज आपको जिसको बहुत लंबा चौड़ा सा नाम दे रखा है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, वो भी समझ लो क्या होता है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कुछ नहीं है, बस ये चीज समझ गए तो वो भी 2 मिनट में बता दोगे आप। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है वो देख लो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको पता नहीं इतना बड़ा क्यों बना रखा है, जो मैंने प्रीवियसली आपको समझाया ना वो समझ आना चाहिए आपको। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी अभी जो मैंने समझाया वो समझ आ गया, तो ये तो बस आपको बहुत छोटा हलवा लगेगा। कंसिस्टेंसी मैंने अभी आपको प्रीवियसली क्या बताया भाई, हम इक्वेशन को देख के भी बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी कि कोइंसिडेंट होगी। ये वाले रूल के साथ रूल बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, कंडीशन बोल लो, जो बोलना बोल लो। आप ऐसे चेक करोगे ए वन अपॉन ए टू का रेशियो देखोगे और फिर बी वन अपॉन बी टू सी वन सी वन टी का रेशियो चेक करोगे और देखोगे अगर ए वन अपॉन ए टू का रेशियो बराबर नहीं आया बी वन अपॉन बी टू का, मतलब पहली सिचुएशन में गलत हो गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसे करके आप चेक करते चलना और जो भी कंडीशन आपकी फुलफिल होगी उस हिसाब से आप बता सकोगे कि जब आपके जो इक्वेशन होगी वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। देख के तो हम बता ही दोगे, ग्राफ में देख के तो आप ऐसे भी बता दोगे, दिख ही रही है कि इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, दिख ही रही है कि पैरेलल है और ये दिख ही रही है कि एक के ऊपर एक चढ़ी है तो कोइंसिडेंट। तो ग्राफ में देख के तो कोई भी बता देगा, मतलब इक्वेशन में देख के भी इन कंडीशन से आप बता सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बोली कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। वो क्या है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी? अभी मैंने आपको बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब ग्राफ में बनाते हैं तो तीन ही सिचुएशन हो सकती है कि या तो आपस में इंटरसेक्ट हो जाए या फिर पैरेलल हो जाए या एक के ऊपर एक चढ़ जाए, है ना। यही कंडीशन हो सकती है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन हो सकती है, पैरेलल कंडीशन हो सकती है, तीन ही कंडीशन हो सकती है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, या फिर कोइंसिडेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब ग्राफ में बनाते हैं तो ये तीन कंडीशन होती है। और अब आपको ये बताओ कि अगर अब बात हो रही सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन मतलब बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। भाई हमारी जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में होती है ना, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ये जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। तो अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, तो सॉल्यूशन में बेसिकली मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ये जो एक्स और वाई है बाकी तो कांस्टेंट, बाकी तो कोफिशिएंट है, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू तो कोफिशिएंट है। ए वन एक्स का कोफिशिएंट है, बी वन वाई का कोफिशिएंट है, सी वन कांस्टेंट है। सिमिलरली ए टू एक्स का कोफिशिएंट है नीचे वाली इक्वेशन में और बी टू वाई का कोफिशिएंट है नीचे वाली इक्वेशन में और सी टू कांस्टेंट है। तो ये तो बेसिकली आपके कोफिशिएंट और कांस्टेंट होते हैं। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं ऐसी इक्वेशन दे दूं आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दूं और बोलूं सॉल्यूशन निकालो, तो बेसिकली सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होता है। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होता है सॉल्यूशन। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि जब आप ग्राफ में ऐसे देखोगे, आप चाहे ग्राफ में देख लो और मैंने अभी प्रीवियसली बताया, चाहे इक्वेशन को देख के भी आप बता सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है। ये तो आप बताना आ गया आपको, ग्राफ में देख के भी बता देते हो और इक्वेशन में इन कंडीशन से सेटिस्फाई करा के भी बता देते हो। तो जब ग्राफ में वो लाइनें दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। यहां तक बात क्लियर है? अब आप इनको देख के सॉल्यूशन भी बता सकते हो, इनके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। ग्राफ को देख के, आप ग्राफ को देख के चाहे इक्वेशन को देख के भी आप सॉल्यूशंस भी बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट ये जो मैं ब्लू कर रहा हूं डार्क, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा। एक जब पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है ना लाइन, ये दो लाइनें पहली लाइन दूसरी लाइन, इन्हीं के तो ग्राफ है ना। तो ये जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी उतने सॉल्यूशन निकलते हैं।
फिर जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक एक ही होगा तो यूनिक ही होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। पैरेलल लाइंस मैंने आपको क्या बोला, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी लाइन उतने सॉल्यूशन होंगे। तो ये तो पैरेलल है, ये तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही, दूर दूर है, तो इसका मतलब इसमें नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। जब इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही, मैंने आपको कंडीशन क्या बताई कि जब दो लाइनें जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी उतने सॉल्यूशन निकलते हैं। पर ये तो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही, तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। अब ये आ जाओ जी कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई है, तो इसमें मतलब इसमें तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है भाई। ये लाइन है एक पिंक कलर की, उसके ऊपर ये दूसरी लाइन बिल्कुल ऊपर ही चढ़ी हुई है, तो इसका मतलब ये तो हर पॉइंट पे ऐसे माइन्यूट हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही हो रही है, तभी तो एक के ऊपर एक चढ़ी है, मतलब इंटरसेक्ट हो रही है, टच हो रही है एक दूसरे के, तो इन्फिनाइट टाइम पे टच हो रही है एक दूसरे को। तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन भाई, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, यानी कि इन्फिनाइट टाइम एक दूसरे के ऊपर टच हो रही है, तो इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। तो समझ गए ना, अब आप तीनों चीजें कनेक्ट करो कि आप इक्वेशंस को देख के वो भी बता सकते हो कि किस तरीके की लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी या पैरेलल बनेगी। साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। जैसे मैंने बताया कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सॉल्यूशन निकलता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन अगर होगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। और सॉल्यूशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, ये जो इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन में बहुत सारे एक्स और वाई की वैल्यूज निकलेगी, इनफिनाइट। ठीक है, अब आ जाओ जी कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहती है। ये जो मैंने बताया ना, इसके बाद आपको बस एक सिंपल चीज बतानी है, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहती है कि अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें अगर एक भी सॉल्यूशन निकल जाता है ना, तो हम कह देते हैं वो कंसिस्टेंट है, वो इक्वेशन, वो पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। बस इतना सा काम है। तो इसमें एक सॉल्यूशन निकला इंटरसेप्टिंग वैल्यू में, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो ऐसे इक्वेशन देके पूछ लेता है वेदर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, तो आप बस चेक कर लेना। अगर इंटरसेप्टिंग होगी तो यानी कि एक सॉल्यूशन निकलेगा तो मतलब कंसिस्टेंट, मतलब एक भी सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकलता है तो ये कंसिस्टेंट है, यहाँ पर तो एक, मैंने कहा एक भी निकलेगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, तो ये भी कंसिस्टेंट है। बस पैरेलल जो लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। बस यही है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। बेसिकली जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप देख ही सकते हो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों कंसिस्टेंट है, सिवाय पैरेलल जो कि इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। बस यही है कंसिस्टेंसी। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट करो और फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है,